हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष की दिवाली तक आप सभी लोग के पास एक डिसेंट जॉब हो ताकि आप अपने अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकें। तो इसी आशा के साथ हम आज अपनी इस पीवाईक्यू सीरीज को पार्ट फिफ्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम पेपर नंबर फिफ्थ को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा ड्राइवर ग्रेड 4 के एग्ज़ाम 2022 का पेपर। हम सबसे पहले 2022 के जितने पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर 2019 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे और 2017 के। हमने इसमें स्टेनो, फिर ग्रुप सी, फिर ग्रुप डी, ड्राइवर, फिर इसी तरह में स्टेनो, ग्रुप सी, ड्राइवर, ग्रुप डी, ऐसे करके ईयर वाइज पेपर्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि 2022 का जो पेपर है स्पेशली, ठीक, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, उसमें एक खास पैटर्न है, ठीक। और इसलिए मैं सबसे पहले ये डिसाइड किया कि इन पेपर्स को ही डिस्कस किया जाए। सबसे पहले 2022 जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर 2019 और सबसे लास्ट में 2017 एंड सो ऑन, ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इस पेपर में हम केवल जनरल स्टडीज के सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ हम अपने पार्ट फिफ्थ के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषय की पहचान करें। तो इसमें चार ऑप्शन है। डिफेंस अर्थात रक्षा, ये किसका विषय है? ये सेंटर का विषय है, यूनियन, ठीक। मैरिज, ये किसका विषय है? ये कंकरेंट है। करेंसी, ये यूनियन का है। एग्रीकल्चर, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, अगर आपने थोड़ी बहुत भी राज्य व्यवस्था पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि शेड्यूल 7 है हमारे संविधान में, ठीक। शेड्यूल 7 के हिसाब से हम्म, तो जो शेड्यूल 7 है, वो उसमें तीन तरीके के सब्जेक्ट्स लिस्ट दी गई है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ठीक। यूनियन इस लिस्ट पे जो भी मुद्दे होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर को होता है। और कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों ही रूल्स बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी रूल पे सेंटर और स्टेट कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो सेंटर के ही रूल्स को माना जाएगा, ठीक। और इन तीनों लिस्ट के बाद अगर कोई बची हुई पावर रह जाती है, इसे रेसिडुअल पावर कहते हैं। तो जैसे साइबर लॉ, ठीक, जो साइबर लॉ आज प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो साइबर लॉ से संबंधित कोई भी नियम कानून कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगी, क्योंकि रेसिडुअल पावर्स किसके पास है? यूनियन के पास है। तो जो भी ये यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के। जैसे डिफेंस यूनियन सब्जेक्ट है, एटॉमिक एनर्जी यूनियन सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन है, वॉर एंड पीस यूनियन का सब्जेक्ट है, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सभी क्या है? यूनियन लिस्ट है। वहीं स्टेट में क्या होता है? एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्विड, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विसेज। कंकरेंट लिस्ट में कुछ कॉमन सर्विसेज होती है, जैसे एजुकेशन। जो हमारे यहाँ एजुकेशन है वो यूनियन और सेंटर दोनों के कंट्रीब्यूशन से चलता है, ठीक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक। फॉरेस्ट जो होता है वो। तो इस प्रकार से ये तीन लिस्ट हैं जो कि हमारे शेड्यूल 7 में मेंशन है, ठीक। यूनियन लिस्ट में इस समय 99 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में लगभग 62 हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में 52 के आसपास है, 69 है यहाँ पे, ऐसे समथिंग कुछ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच
famous book Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indian। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ? तो यहाँ चार किताब के नाम है, स्वराज भारत, भारत भूमि, वंदे भारत और हिंद स्वराज। तो इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज। तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए बस कि गांधी जी ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। ये चारों पुस्तकों में से केवल एक ही पुस्तक है जो गांधी जी द्वारा लिखी गई है, वो है हिंद स्वराज। जब उनके द्वारा यही एक पुस्तक ही लिखी गई है तो कोई भी बात कही गई होगी तो इसी पुस्तक में कही गई होगी। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो गांधी जी द्वारा लिखी तीन पुस्तकें हैं, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और हिंद स्वराज। इसमें से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ क्या है? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं जीवनी, कहते हैं ना अपने हाथ से जो अपने जीवन का वृत्तांत लिखना, तो कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक, तो तीन किताबें हैं। ठीक, तो गांधी जी ने कोई भी बात कही होगी तो हिंद स्वराज में ही कही होगी। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। निम्नलिखित जंतुओं को उनके अस्तित्व की श्रेणी से मिलान करें। तो यहाँ पे चार एनिमल्स के नाम है और ये उनकी एग्जिस्टेंस का स्टेटस है कि वो क्या है। जैसे ब्लैक बक, एशियाटिक एलिफेंट, हिमालयन ब्राउन बियर और पिंक हेड डक। चार नाम है। तो चलिए सबसे पहले मैं इनसे संबंधित स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। तो ये चारों जो एनिमल्स हैं उनकी फोटोज हैं और ये उनसे संबंधित जो भी बातें हैं। जैसे ये है पिंक हेड डक, गुलाबी सिर वाली बत्तख इसको हिंदी में कहेंगे। एक बड़ी गोताखोर बत्तख है जो कभी भारत के गंगा के मैदानों, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की नदी के दलदलों में पाई जाती थी, लेकिन 1950 के दशक से इसे विलुप्त होने की आशंका है। तो 1950 के बाद से ये जो गुलाबी सिर वाली बत्तख है ये क्या है, इंस्टिंक्ट है, खत्म है, विलुप्त है। ठीक, फिर आता है ब्लैक बक। ये है ब्लैक बक, इसे कृष्ण मृग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एक तरह का हिरन ही है लेकिन इसका काले रंग का होता है ऊपर। ठीक, वो वाला हिस्सा काला होता है, नीचे व्हाइट होता है। तो कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक या काला हिरण, जिसे भारतीय एंटीलोप, इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है। ठीक, तो इसी के नाम पे एक ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। कहाँ पर? गुजरात में। इज अ नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क इसलिए। तो ये जो ब्लैक बक है इसका स्टेटस क्या है? ठीक, ये इस समय इंडेंजर्ड है, डेंजर्ड। फिर ये है एशियाटिक एलिफेंट। तो द एशियन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन एशिया। सिंस 1986 the Asian elephant has been listed as vulnerable, ठीक, on the IUCN रेड लिस्ट। ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है एशियाटिक एलिफेंट, और ये एशिया का सबसे बड़ा एनिमल है एशियाटिक एलिफेंट। फिर ये आता है हिमालयी भूरा भालू अर्थात हिमालय ब्राउन बियर। ठीक है, जिसे हिमालय लाल भालू भी कहा जाता है, ब्राउन भी कहा जाता है और लाल भी कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले भूरे भालू की एक उपप्रजाति है। तो आपको पता होगा हमारे देश में अगर हम मैप बनाएं तो जो हिमालय है, हिमालय की रेंज है ना ये ऊपर, तो हिमालय ऐसे फैला हुआ है। तो ये पूर्वी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय। तो जो पश्चिमी हिमालय वाला हिस्सा है ना, यहीं पे देखने को मिलता है हमें ब्राउन बियर या रेड बियर। ये कभी कभी बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो ये चार अलग अलग एनिमल्स थे, इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारा, अब देखिए जैसे ये पिंक हेड डक है, पिंक हेड डक क्या था मैंने बताया था कि इंस्टिंक्ट हो चुका है। ठीक, फिर ब्लैक बक क्या था, काला मृग जो है वो इंडेंजर्ड में आ चुका है। एशियाटिक एलिफेंट हाँ अवेलेबल है लेकिन वल्नरेबल कैटेगरी में है। और हिमालयन ब्राउन बियर ये जो रियर स्पीसीज है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पिंक हेड डक भी हो तो आपका काम चल जाएगा। तो डी का क्या होगा, 3 होगा। आप देखिए डी का क्या होगा, 3 होगा। दी योर राइट आंसर इज, ठीक, आपका सही आंसर क्या होगा, ए। बस आपको अगर एक ऑप्शन भी पता हो तो आपका काम हो जाएगा कि पिंक हेड डक खत्म हो चुका है। ठीक, डी का हो गया 3। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को समझा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि फिर से मैच द फॉलोइंग है कि यहाँ पे 4 ज्योग्राफी से संबंधित पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये क्या होते हैं इनके बारे में दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लेक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो अच्छा है। जो टाइड होती है वो क्या होती है? टाइड होती है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, अर्थात जल का सर्वाधिक रूप से उठना और गिरना, वो होता है टाइड। ओशन करेंट्स क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग अ डिफरेंट पाथ, एक निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली जलधारा को ही क्या कहते हैं? ओशन करंट कहते हैं। सुनामी कब आती है? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव के आने पर, अर्थात भूकंप के आने पर सुनामी का जन्म होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस प्रकार से? ए का होगा 2, तो यहाँ पे देखिए ए का 2, बी का होगा 4, बी का हो गया 4, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। देखिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए एक फिगर लगाया हुआ है, थोड़ा तो ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि ये है सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब यहाँ पे भूकंप आ रहा है। भूकंप आने पे क्या होता है? ये एनर्जी यहाँ पे सरफेस से पहुंचती है वाटर के, और ये बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती हैं, और जब ये तटों पे जाके टकराती हैं तो ये सुनामी बन जाती है। ये छोटे छोटे घर यहाँ पे होते हैं, यही होती है सुनामी, और ये पूरे इलाके को तबाह कर देती है। ये एक डिजास्टर है। तो ये सुनामी कब आती है? सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से आती है, अर्थात भूकंप के आने पे आती है। ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये 4 अलग अलग लेयर्स के नाम दिए हुए हैं एटमॉस्फेयर के, और ये पूछा गया किस किस हाइट पे अवेलेबल है। ठीक। अगर आपको कुछ ना पता हो, आपको ये पता है देख कि क्या सीक्वेंस होता है, तो भी आप मार लेंगे। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक। फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर, तो नीचे होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक। फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर। फिर होता है मेसोस्फियर, और सबसे ऊपर होता है थर्मोस्फियर। ठीक। अगर आपको ये पता हो सीक्वेंस तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए एक फिगर लगाया हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप फिगर में? देखिए दिया हुआ है ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, और लास्ट में होता है एक्सोस्फियर। ठीक। तो अगर आपको सीक्वेंस पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे नीचे क्या होगा? ट्रोपोस्फियर होगा। होना तो चाहिए 20 किलोमीटर हाइट, लेकिन दिया नहीं हुआ है, तो आप क्या मजबूरी में कहाँ तक लेंगे? 10 किलोमीटर हाइट तक। फिर ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर पे जाएंगे, इसकी हाइट 10 से 50 किलोमीटर तक हाइट होनी चाहिए थी, 20 से 50, लेकिन नहीं दिया ऑप्शन। जो ऑप्शन में होगा 10 से 45 तक लेंगे। फिर आता है आपका मेसोस्फियर। मेसोस्फियर कहाँ तक जाएगा? 45 से ऊपर। ये रहा मेसोस्फियर, ऑप्शन डी। ठीक। फिर आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर कहाँ जाएगा? ऑप्शन ए। तो अब देखिए ए का क्या हो गया? डी 4 हो गया। तो देखिए ए का हो गया 4। आपके एक ही अगर आपको पता है तो भी आपका क्वेश्चन हो जा रहा है। इसीलिए मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि मैच द फॉलोइंग जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं उससे ज़्यादा आसान था, क्योंकि आपको अगर एक बात ही पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपसे कहता है कि इनमें से मेसोस्फेयर की हाइट कितनी होगी, तो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अगल बगल का भी आइडिया है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए और रिवीजन के लिए। जैसे 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर वाटर, ये पूछा गया है वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल को इसी प्रकार से अर्थ डे मनाया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, केवल मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखे हुए। 24 अप्रैल को बनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। वहीं 31 ऑफ मई, 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एंटी टबैको डे।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशन डे। ठीक, ओशन मतलब महासागर दिवस। ठीक, और 21 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल योगा डे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। आपको पता होगा जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई है बीजेपी, तब से योगा पे बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का। इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ सूची में शामिल विषय की पहचान करें। जो फॉरेन अफेयर्स है, क्या ये संघ सूची में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है? बिल्कुल आता है। पुलिस किस में आती है? स्टेट लिस्ट में आती है। व्यापार किस में आता है? ये स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। देखिए जैसे क्वेश्चन 1 था वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मैंने लिखवा दिया है विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स। जैसे डिफेंस है, ये यूनियन संभालती है। एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, ये पूछा गया था ना। वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, सब कौन संभालता है? यूनियन संभालती है। ठीक, वहीं पुलिस जो होती है, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट संभालता है। लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक, लिक्वर, ठीक है, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, सब स्टेट संभालता है। कंकरेंट में क्या आता है? जहाँ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड एंड, ठीक। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। और जो चीजें इन तीनों में मेंशन नहीं है वो रेसिडुअल में आ रही हैं। ठीक है, जो कहीं भी नहीं मेंशन, तो रेसिडुअल कोई भी चीज अगर होगी तो उसको कौन कौन बना सकेगा? यूनियन बना सकेगी। ठीक है, यूनियन अर्थात पार्लियामेंट। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। ये ड्राइवर का पेपर कहने के लिए है, बट ये पेपर अच्छा है। क्या है? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो लिस्ट दी हुई है, ये एक तरह के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है या जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है। कि दो लिस्ट दी हुई है और मिलाने को कहा गया। मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। एमएनसीज बाई एट चीप रेट फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स। कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो सस्ते रेट्स पे प्रोड्यूसर से, स्मॉल प्रोड्यूसर से सामान खरीदती हैं? कॉल सेंटर, कॉल सेंटर कहाँ कुछ खरीदता है? टाटा मोटर्स एंड रेनबॉक्सी, ये तो अ, मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं। गारमेंट, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम, हाँ कुछ हद तक तो ये लग रहा है। ऑटोमोबाइल्स ना, ऑटोमोबाइल्स नहीं। तो स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते हैं उनसे बड़ी एमएनसीज खरीदती हैं। ठीक है, जो कपड़े होते हैं वो छोटी छोटी कंपनियां, फुटवेयर होते हैं, स्पोर्ट्स आइटम होते हैं, छोटी छोटी कंपनियां प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद के उस पर अपना नाम लगाते हैं, जैसे रिबॉक लगा देंगी, एलन सोली लगा के बेचेंगी। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे प्रोड्यूसर से वो सामान लेती है। फिर सेकंड है, एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कौन सी ऐसी एमएनसीज हैं जो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं? ऑटोमोबाइल भी करती हैं, टाटा मोटर्स भी करती है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा? ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में तो फैक्ट्री बनती ही बनती है, कार बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक है, इंडियन कंपनीज दैट हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अब्रॉड में इन्वेस्ट की? टाटा मोटर और रैनबॉक्सी, ठीक, इन्होंने अब्रॉड में इन्वेस्ट किया है। इट हैज हेल्प इन स्प्रेडिंग, इन्हें सेवाओं के विस्तार में सहायता हुई है। किससे हुई है? कॉल सेंटर्स। जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना, उनका संबंध किससे है? सेवाओं से, सर्विसेज से। तो डी का होगा 1। तो द राइट ऑप्शन विल बी ए। अगर आपको इनमें से कोई बात नहीं पता होती, आपको बस यही पता होता कि कॉल सेंटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? सेवाओं के लिए होता है। आप कॉल सेंटर पे कॉल क्यों करते हैं? जब आपको कोई सेवा चाहिए होती है। तो आपको बस ये ऑप्शन भी पता होता तो आपका आंसर हो जाता। डी का क्या होता? 1। ये हो जाता आपका इस तरह। बाकी ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर स्केल इज अ यूनिवर्सल मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है? ग्राफिकल स्केल, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, सिंपल स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली ड्राइवर का पेपर है, तो कुछ क्वेश्चंस के लेवल से भी आए थे। ठीक है, अब जैसे मैप ऑफ देखने वाली चीज है ये। अब जैसे ये देखिए, आपने अगर मैप देखा होगा इंडिया का, वर्ल्ड का, किसी का भी, तो आपने देखते होंगे नीचे लिखा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये
ऐसे नहीं लिखा होता, यहाँ पे एक स्केल बनी होती है, 1:2 ऐसे करके बना होता है। मतलब अगर मैप पे 1 है तो रियल जो ग्राउंड होगा उस पे इस 1 की वैल्यू क्या होगी, इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अब जैसे क्या है, यहाँ पे लिखा है अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज अ रेशियो दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब मैप पे जो दूरी है उसका जमीन पे क्या दूरी है उससे संबंध। जैसे इसको 1 रेशियो यहाँ पे लिखा है ना, 24,000 या हाँ, या इसको ऐसे लिखते हैं 1:2, ठीक है, 24,000। तो इसका मतलब ये, अगर मैप पे किसी चीज की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो रियल ग्राउंड पे कितनी होगी, 24,000, ठीक है, ऐसे होता है। मीनिंग 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 24,000 ऑफ द सेम यूनिट ऑन द ग्राउंड। जितनी यूनिट आप मैप पे मेजर करेंगे का 24,000 गुना ग्राउंड पे होगा, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। पूछा यही गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो स्केल होती है वो एक सार्वभौमिक विधि है, ठीक है, यूनिवर्सल मेथड है किसी भी चीज को नापने का। ये ड्राइवर ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि न्यूमरेटर इन स्केल रिप्रेजेंट्स। तो न्यूमरेटर जो, जैसे हम अभी दिखा था ना, 1:24,000, 24,000 था, तो ये न्यूमरेटर होता है, ठीक है, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर क्या प्रेजेंट करता है वहां पर, डिस्टेंसेस दोनों, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं, ग्रुप, ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस। ये क्या प्रेजेंट करता है, मैप डिस्टेंस, क्योंकि न्यूमरेटर क्या होता है, मैप डिस्टेंस होती है, मैप पे क्या डिस्टेंस है, ठीक। डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक। तो आई होप आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी ड्राइवर ग्रिड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी ड्राइवर से संबंधित ही है। ये पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोड सेफ्टी सिग्नल शोज नैरो रोड अहेड। मतलब आगे एक नैरो रोड है, पतली रोड है, ठीक है, या आगे रास्ता संकीर्ण है, कौन सा सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही आंसर था उस समय नैरो रोड का, ठीक? ये कुछ अलग अलग सिंबल्स हैं और उनका मीनिंग है। अगर आप ड्राइवर का एग्जाम के लिए दे रहे हैं, आपने डाला है पेपर, तो आप एक बार इससे भी गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि पूछा गया है। जैसे सिग्नल का मतलब है स्लिपरी रोड, देखिए गाड़ी जा रही है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि स्लिप कर रही है, स्लिपरी रोड। इसका मतलब होता है टर्न राइट, का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल्स, आगे चल के वाइल्ड एनिमल्स है वो कभी भी सड़क पे कूद के आ सकते हैं, ठीक है। हिरन का सिंबल दे रहा है कूदते हुए। ये देखिए, ये नैरो रोड का है, रोड आगे क्या हो रही है, पतली हो रही है, नैरो रोड। नो यू टर्न, मतलब आगे चल के मुड़िएगा मत, यू टर्न मत ले लीजिएगा, सड़क सड़क ऐसे है, आ, एक सड़क से आप आगे जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है कि जगह बनी हुई है मुड़ने की, लेकिन मुड़ना नहीं है आपको। नो यू टर्न का सिंगल लगा दी तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ मुड़ के चले जाएंगे ना, नो यू टर्न, ठीक। यहाँ का पी को स्लैश कर दिया तो मतलब नो पार्किंग। अनइवन रोड, मतलब आगे उबड़ खाबड़ रोड है, ट्रैफिक है आगे, इसका मतलब ये होता है सिग्नल का। नो ओवरटेकिंग, इसका मतलब है आगे किसी गाड़ी को ओवरटेक मत कीजिएगा। नो टर्निंग राइट, इसका मतलब है, देखिए, टर्निंग राइट को ऐसे काट दिया, मतलब नो टर्निंग राइट। तो इसका है नो टर्निंग लेफ्ट। फॉलिंग रॉक्स, मतलब जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आप जाएंगे तो आपको ये सिग्नल्स देखने को मिलेंगे कि आगे रॉक्स फॉल कर सकते हैं ऊपर से। इसका है टर्न लेफ्ट। इसका है रोड वर्क, मतलब आगे जमीन पे काम, मतलब रोड पे काम हो रहा है। और ये ट्रैफिक सर्कल का मतलब ये होता है, जो चौराहे होते हैं ना, जैसे चारों ओर से रोड आ रही हो, तो ये सिंबल लगा दिया जाता है कि आपको जाके आगे ट्रैफिक सर्कल है। तो आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी रेफरेंस में मिल गई होंगी। आपने ड्राइवर का पेपर देना है तो ठीक है, अगर नहीं भी देना तो भी आपके लिए नॉलेजेबल क्वेश्चन था। एक, द वन विच इज नॉट द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल होता है। सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन नहीं, ये कोई फ्रिक्शन नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन हाँ होता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि पूछा गया था कौन सा फ्रिक्शन का प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लगाया मैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक, जब कोई भी सामान एकदम स्टैटिक स्थिर अवस्था में होता है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स इतना हो जाता है कि वो जस्ट मूवेबल कंडीशन में आता है, कि जब सामान जस्ट मूव होने वाला है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब वो चल पड़ता है सामान, तो तब भी उसपे एक फ्रिक्शन लगता रहता है, तो उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरीके होते हैं, रोलिंग और स्लाइडिंग।
अगर कोई भी ब्लॉक है जिसे आप स्लाइड कर रहे हैं तो उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। अगर वो चीज़ ऐसे सिलेंड्रिकल है और वो रोल कर रही है तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक? तो आई होप अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया आपके लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फिजिक्स का टॉपिक था। फिर केमिकल फार्मूला फॉर द बेकिंग सोडा इज, मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। तो आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि किसका क्या सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया है ना बेकिंग सोडा, कहाँ गया, हाँ बेकिंग सोडा। यही आपके ना एग्जाम में जो नाम दिए जाते हैं, कॉमन नेम्स दिए जाते हैं और आपको उनके केमिकल कंपाउंड नाम बताने पड़ते हैं या केमिकल फॉर्मूले बताने पड़ते हैं। जैसे बेकिंग सोडा को हम NaHCO3 उसका केमिकल फॉर्मूला है और उसका सही नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर तो क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, CaClO2। ठीक, बोरैक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसको सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं। कास्टिक सोडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, वॉशिंग सोडा में पानी है वॉश करने के लिए। ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको मतलब जो केमिकल कंपाउंड का नाम है। ड्राई आइस इसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, तो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जमा दिया जाता है तो उसे ड्राई आइस कहते हैं। फिर क्या होता है? ब्लू विट्रियोल होता है, जो CuSO4 कॉपर जो सल्फेट होता है उसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ग्रीन विट्रियोल से कहते हैं FeSO4, मतलब फेरस सल्फाइड को क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ये होता है एस्पिरिन, एस्पिरिन सुना होगा आपने, दवा है। तो वो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है C9H8O4। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप आई होप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑनलाइन पेमेंट एप्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, मतलब ये 5 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से ऑनलाइन पेमेंट ऐप कौन सी है? ट्विटर क्या ऑनलाइन पेमेंट ऐप है? नहीं, ये सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट है। पेटीएम हाँ ऑनलाइन नेटवर्क, ऑनलाइन पेमेंट साइट है। भीम हाँ ऑनलाइन पेमेंट साइट है। इंस्टाग्राम नहीं, ये सोशल मीडिया साइट है। व्हाट्सअप ये भी सोशल मीडिया साइट है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? BNC। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए बहुत सारी पेमेंट ऐप्स हैं, जैसे भारत में भारत पे चलता है। ठीक, और पहले फ्री चार्ज चलता था। ठीक है, एक रेजर पे है, अमेजन पे है, ठीक है, जैप पे है, ठीक है, और फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है। ऐसे कितने सारे पेमेंट ऐप्स हैं, आपको फेमस वाले पता होंगे, आपको जहां भी नाम मिलेगा आप जान जाएंगे। ठीक है, ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। ठीक, विच टर्म डिफाइन द स्टीलिंग ऑफ आइडियाज एंड क्रिएटिव वर्क ऑफ अदर पीपल, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा पद अन्य व्यक्तियों के विचारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी को परिभाषित करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पाइरेसी। पाइरेसी का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति के विचार या रचनात्मक कार्यों को चोरी करना। आपने सुना होगा पाइरेसी होती है सीडी की या सॉफ्टवेयर्स की। पहले सीडी आते थे ना, सीडी डीवीडी जो आते थे उनकी पाइरेसी बहुत होती थी, इसीलिए बहुत से लोग मूवी देख पाते थे। मैं भी पाइरेसी वाली मूवीज देखा हूँ बहुत सारी। तो ये देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एक्ट ऑफ स्टीलिंग सॉफ्टवेयर दैट इज इलीगली प्रोटेक्टेड। कोई सॉफ्टवेयर है जो लीगल प्रोटेक्टेड है फिर भी उसकी चोरी करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। और यही नहीं होता, पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना, उसकी कॉपीज बना के बेचना, उससे प्रॉफिट कमाना, उसके डिस्ट्रीब्यूट करना या बदलना, ये सब क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। ठीक है, पहले सीडी डीवीडी की पायरेसी होती थी, आजकल सॉफ्टवेयर की पायरेसीज हो रही है। ठीक है, में क्या होता है? दूसरे के, क्योंकि आप किसी दूसरे के बनाए हुए कार्य को चोरी करके बेच रहे हो। ठीक है, आप चोरी कर रहे हो किसी के दूसरे की रचनाओं को, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पायरेसी कहते हैं। ठीक, पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट से बना है पायरेसी। पायरेट्स समुद्र के चोर होते हैं, उन्हें पायरेट्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कॉइन्स इन सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द प्रेजेंट, निम्नलिखित सिक्कों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान के क्रम में के क्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। गुप्ता कॉइन है, मॉडर्न कॉइन है, तुगलक कॉइन है, अर्ली पंच कार्ड मार्क कॉइन्स हैं, या गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर। आपको ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, दिमाग एकदम आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो सबसे
पुराने से लेकर सबसे मॉडर्न वाले, लेटेस्ट वाले कॉइन्स को बताना है आपको। सबसे लेटेस्ट कौन होगा? मॉडर्न कॉइन्स होंगे। तो सबसे सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर मॉडर्न कॉइन्स होगा। ठीक। फिर मॉडर्न कॉइन से पहले क्या आएंगे? मतलब बी नंबर सबसे पहले होगा। ठीक। अब आप देखिए, ए और ई कट गया, केवल बी सबसे यहाँ पे मिल रहा है ना। हाँ ठीक। अब बी से पहले इधर पीछे क्या मिलेगा? ई तो अपने आप उसने खुद ही बता दिया कि ई मिलेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ई ही है। बी के बाद ई मिल रहा है, ठीक है, मतलब ई भी हो गया। ओके, अपने आप मान लीजिए क्योंकि उसने दे दिया है। फिर देखिए सी भी दे रहा है आपको, तो सी भी अपने आप हो गया। आपको परेशानी नहीं है, आपको केवल ए और डी में तय करना है। ए क्या है? गुप्ता कॉइन्स है। और फिर डी क्या है? अर्ली पंचमार्क कॉइन्स है। अब ये बताइए, पहले कॉइन्स आएगा ना, फिर गुप्ता कॉइन्स आएंगे। ठीक है। तो जब कॉइन्स आए तो कॉइन्स होते कैसे थे? उनपे पंच मार्क्स बने होते थे, किसी पे हाथी घोड़ा कुछ बना होता था। फिर बाद में चल के गुप्ता गुप्ता का जब समय आया, तो उन्हीं पंच मार्क्सों के से बनाए, गोल्ड के सिक्कों पे बनाया गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अर्ली पंच मार्क कॉइन्स। ठीक। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, मतलब अर्ली पंच मार्क कॉइन। फिर गुप्ता काल के समय होने चाहिए, फिर तुगलक कॉइन्स, फिर ई का मतलब गोल्ड कॉइन्स जो कि अकबर ने इशू किए थे, फिर मॉडर्न कॉइन्स। द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए, इसमें कहीं भी हिस्ट्री का कोई इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन aims to protect refugees worldwide and facilitate their return। कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है और उनके स्वदेश वापसी को सुगम बनाता है? UNCEF, WHO, UNHCR, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ये काम नहीं करता, WHO नहीं करता, यूनिसेफ ये काम नहीं करता है। कौन करता है? UNHCR, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज। ठीक। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, एक वैश्विक संगठन है। इसका मकसद शरणार्थियों के जीवन को बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक। इसको 1954 और 1981 में 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस समय भारत में जो अभिनेता है जॉन अब्राहम, ये इसका क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने इससे संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें बता दी। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, 2 बार शांति के नोबेल मिल चुके हैं, और भारत के साथ क्या संबंध है। ठीक। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सरहुल इज अ डांस फॉर्म ऑफ इंडियन स्टेट, अर्थात सरहुल किस राज्य का नृत्य है? तो सरहुल का संबंध कहाँ से है? झारखंड से। तो बहुत से अलग अलग यहाँ पे राज्यों के नाम दिए हुए हैं और उससे संबंधित डांस फॉर्म दिए हुए हैं। ठीक। अब जैसे आप इन्हें याद रखने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही इम्पोर्टेंट ही मैं केवल डिस्कस करता हूँ, बाकी बताने को तो बहुत कुछ है, बता दूँ। ठीक है। जैसे देखिए, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात में खिलाता है गरबा, डांडिया, रास। ठीक। कर्नाटक से होता है यक्षगान। ठीक। राजस्थान का होता है घूमर, घूमर इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। ठीक। उत्तर प्रदेश में तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। चरकुला नृत्य जो कि ब्रजभूमि में किया जाता है, नौटंकी, रासलीला, कजरी। उत्तराखंड में गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊं में कुमाऊनी, कजरी, झोरा, रासलीला। देखिए रासलीला उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है रासलीला, क्योंकि उत्तराखंड का भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। असम में बिहू होता है डांस। ठीक है। और कली गोपाल, खेल गोपाल, इनका संबंध असम से है। जम्मू कश्मीर में होता है रऊफ और दमाली, इनका संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। महाराष्ट्र में होता है लावड़ी। ठीक। झारखंड में होता है कर्मा मुंडा, पाइका। ठीक। सरहुल, सरहुल इंपॉर्टेंट है, झारखंड का है, कई बार पूछा गया। और जहाँ पे मुंडा शब्द आ जाए या आपको ऐसा लगे कि ये संबंधित है आदिवासियों से, तो झारखंड का नाम होगा वहाँ पे। मिजोरम में चेराव नृत्य होता है, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं मिजोरम में, चेराव नृत्य। आंध्र प्रदेश में लंबाड़ी नृत्य। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है और उनसे संबंधित डांस फॉर्म से। आई होप आप इन्हें याद रखेंगे, आपके एग्जाम में बहुत ही अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी से आ जाएगा। ठीक। सरहुल का राज्य का नृत्य है झारखंड। देखिए, झारखंड से संबंधित है सरहुल जो नृत्य है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉर्म पार्ट ऑफ अ सिंपल फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण खाद्य श्रृंखला का भाग है? तो यहाँ 5 चीजें दी हुई हैं। कह रहा है कि साधारण फूड श्रृंखला कैसे बन सकती है। अब ये आप ऑप्शन देखिए, ए बी ई। कह रहा है घास है, उसको गेहूं खाएगा, फिर उसको एलिफेंट खाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि घास को गेहूं खा ले। नहीं नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ई डी ई, अब ये कहाँ से हो गया कि ई हो फिर डी हो? मतलब एलिफेंट जो है उसको गोट खा जाए और फिर गोट को एलिफेंट खा जाए, ये भी देखिए गलत दिया हुआ है। ए सी ई, ए मतलब ग्रास, उसको खाएगा ह्यूमन, ठीक है, और ह्यूमन को खा जाए एलिफेंट, क्या ऐसा होता है? नहीं, ये भी बात गलत है। मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हुआ? डी। और देखिए बैठेगा भी। आ, मैं बताता हूँ, ए डी ई मतलब घास है, घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया इंसान ने। हाँ बिल्कुल सही, बैठ रहा है। ये एक सिंपल फूड चेन है। बाकी सब तो आप बैठा के देख लीजिए, नहीं बैठ रहा कुछ। ठीक, तो सिंपल फूड चेन का देखिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो देखने को मिलता होगा, आप लोग को बुक्स में मिलता होगा। उससे पहले क्या होती है, सन की रोशनी से जो घास होती है वो अपना खाना बनाती है, उसे खा लेता है कौन? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग, मतलब मेढक। और मेढक को कौन खा लेता है? स्नेक। स्नेक को कौन खा लेता है? ईगल। तो इस प्रकार से एक फूड चेन चलती रहती है और एनर्जी पास ऑन होती रहती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक सिंगल डायरेक्शनल में एनर्जी जो होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है नीचे से ऊपर तक। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है हमारे सिस्टम में? वो है सन। तो सन से जो एनर्जी होती है वो पौधों में आती है और पौधों से उच्च स्तर के हर एक प्राणी में जाती रहती है भोजन के माध्यम से। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर, किसी हिमनद का निक्षेपित अभिलक्षण है। तो ये देखिए, मैंने इसको समझाने के लिए ये फिगर लगा दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ड्राइवर ग्रेड से ऊपर का लग रहा है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये एक हिमनद होती है, जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों से जब बर्फ पिघलती है, पिघल के नीचे उतरती है। जब वो पिघल के नीचे उतरती है तो उस दौरान कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अलग अलग, उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन सा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो होता है जिस डिपोजिशनल फीचर होता है, मतलब डिपॉजिट होने के बाद बर्फ क्या बनता है? तो बहुत से बनते हैं, जैसे एक होता है लैटरल मोरेन बनता है, मेडाइयल मोरेन बनता है, टर्मिनल मोरेन बनता है, और देखिए मोरेन का मतलब क्या होता है? हिमोद। हाँ, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक, ड्रमलिन भी बनता है, मेल्ट वाटर स्ट्रीम, ये मेल्ट वाटर स्ट्रीम यहाँ से निकल रही है, कैटल लेक बनती है, आउट वॉश प्लेन बनता है। ठीक, इस प्रकार से जब एक ग्लेशियर पिघलता है तो बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर बनते हैं, उनमें से एक का नाम होता है हिमोद। हिमोद भी कई तरीके के होते हैं, जैसे टर्मिनल मोरेन, मेडियल मोरेन एंड लैटरल मोरेन। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर है, ये पीसीएस आईएएस के लेवल का क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट दैट आर ओन आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। निम्नलिखित में से उन वनों की पहचान करें जिनका स्वामित्व और प्रशासन हमारे देश की सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये 5 तरीके के फॉरेस्ट हैं, तो इन्हें बताना है इनमें कौन सा सरकार के पास है, इनका मैनेजमेंट सरकार करती है। बायोलॉजिकल फॉरेस्ट नाम का कुछ होता नहीं, पहली बात तो ये, तो ऑप्शन ए जहां भी हो आप हटा दीजिए। तो ये तो चला गया, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे है और बाकी नहीं है। एक बता दूं, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नाम की ही चीज होती है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ओन करती है, बिल्कुल। अनक्लास्ड और क्लास से मैं क्लियर नहीं हूँ, ठीक है। तो मतलब बी और सी तो होना चाहिए। देखिए बी और सी है, यहाँ नहीं है, केवल बी है। बी केवल सी है यहाँ पर, और बी सी केवल यहीं पे है, हाँ बी सी। तो द राइट ऑप्शन विल बी सी। तो मतलब बी सी और फिर डी भी हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको केवल स्मार्टनेस का यूज करना है। ड्राइवर ग्रेड के एग्जाम में बहुत डीप तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, जिसे आया आप उसे छोड़ दीजिए। केवल एक जनरल अवेयरनेस हर चीज की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होगी तो भी आप ड्राइवर का ग्रेड का पेपर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, गवर्नमेंट उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखती है और पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन रखती है, लोगों के उसमें एंट्री करने से, वुड कलेक्शन से, या जानवरों को चराने से, उसमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन होता है। वहीं जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहां पर कुछ एक्टिविटीज को अलाउ करती है, जैसे लकड़ी को कलेक्ट कर लो, हाँ अपने जानवरों को चरा दो,
ठीक है, ये सब अलाउड करती है। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, के बारे में कोई बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। आप केवल रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा याद रखिएगा। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रासलीला इज अ फोक डांस ऑफ। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है रासलीला? झारखंड का नहीं है, उत्तराखंड का है। आंध्र प्रदेश का भी नहीं है और अरुणाचल प्रदेश का भी नहीं है। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो रासलीला है वो उत्तर प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी है। ठीक, लेकिन चूंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है तो सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तराखंड। देखिए आपके इसी पेपर में दो क्वेश्चन पूछ दिए गए नृत्य से, तो आई होप आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ये मिशन का नाम दिया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम पे लॉन्च किए, और ये लॉन्चिंग का टाइम दिया हुआ है कि कब उन्हें लॉन्च किया गया था। ठीक, तो स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत मिशन हुआ इसे कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2024 को, 14 को, गांधी जी की याद में। तो स्वच्छ भारत मिशन अगर आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन का जो सिंबल है ना, बहुत छोटा सा है यहाँ पे, इसमें गांधी जी के चश्मे को इस्तेमाल किया गया, ऐनक को। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी याद में 2 अक्टूबर को 2014 को भारत में स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया, और गांधी जी जो चश्मा पहनते थे ना उसी चश्मे को सिंबल बनाया गया मोड। ठीक है, इस स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक, फिर नीति आयोग, अगर आपको पता हो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ये 1 जनवरी 2015, ऑप्शन टू। डी का होगा टू, देखिए डी का होगा टू, तो ये दोनों चला गया, बस ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा। ए का क्या होगा? थ्री, ए का होगा थ्री, दोनों जगह है ए का थ्री। अब आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए बी और सी के बारे में। तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया कब लाया गया था? ये लाया गया था डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को, ऑप्शन ए। ठीक, नमामि गंगे का कब लाया गया? जून 2014 में। तो बी का होगा वन और सी का होगा टू, अरे सॉरी, बी का होगा वन और सी का होगा फोर। द राइट ऑप्शन विल बी डी। ठीक, तो आप, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। देखिए ये है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे पीछे जो ये सिंबल लगाया गया था स्वच्छ भारत मिशन का, वो गांधी जी का चश्मा ही था। यहाँ पे एक तरफ लिखा होता है स्वच्छ, एक दूसरी तरफ लिखा होता है भारत। ठीक, फिर अगला डिजिटल इंडिया जो मिशन शुरू किया गया था वो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था, डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया के नाम से। ठीक है, इसमें था कि बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। फिर नमामि गंगे से जून 2014 में शुरू किया गया था सरकार द्वारा। गंगा नदी और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, उनकी सफाई के लिए नमामि गंगे शुरू किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कि कब कब शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन? 2 जून 2000, एक सेकंड में इसे हटा दे रहा हूँ। मुझे तो याद है लेकिन आप लोग को शायद इशू होने लगे। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जी की याद में, भारत की स्वच्छ सफाई की करने के लिए। नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015 को, और नमामि गंगे जून 2014 को। इस प्रकार से हमने अपने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द ईयर इन विच यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन दिशा निर्देशों को अंगीकृत किया? तो कब किया था? 1985 में। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द हैंड है, मतलब बाहर की बात है। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए मूल दिशा निर्देश कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए एक सफल अभियान के बाद 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक अभियान शुरू किया था, और सालों तक उस अभियान के चलने के बाद यूनाइटेड नेशन पे दबाव पड़ा, तब 1985 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया, जिसे कहते हैं द यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके लिए कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की
प्रोटेक्शन के लिए, उसके इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए। तो कब अडॉप्ट किया गया था, पूछा गया कब अडॉप्ट किया गया था, 1985 में। आई होप कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रिलेटेबल लगे होंगे। ठीक है, अपने जो भी कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू। इसी प्रकार मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ।